Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 27 of the course Network Security. Let us have a look on what we have discussed in our previous lecture. Here's the summary. In our previous lecture, we talked about secure electronic transaction. We had a detailed discussion where we talked about the reasons why we need electronic transactions. The modern technology, the era today, demands that there must be electronic transactions. Those used to be days where one person talked to another person and they physically met with each other and they physically performed any transaction. हमने डिटेल में इस बात को देखा था कि आज ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस करें. इलेक्ट्रॉनिक मेल्स भेजी जा रही हैं जिसको ईमेल्स कहा जाता है. इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग का प्रोसेस जारी है जिसको हम ई लर्निंग कहते हैं, जो कि जिसकी एक एग्जांपल आप देख सकते हैं कि आप एक ई लर्निंग कोर्स में रजिस्टर्ड हैं. इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन की भी ज़रूरत है जहां पे आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मनी सेंड या रिसीव करते हैं. इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग इसकी एक और एग्जांपल है कि आप घर में बैठे हुए हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन पर बैठे हुए हैं, लेकिन आप शॉपिंग कर रहे हैं, आप आइटम्स खरीद रहे हैं. तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस का कॉन्सेप्ट ये आज से कई साल पहले से इम्प्लीमेंटेड है और दुनिया के ढेर सारे ममालिक और उनके रहने वाले ढेर सारे शहरी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं. हमारी कंट्री में भी ये ट्रेंड अब डेवलप होना शुरू हो गया है कि हम भी मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस की तरफ जा रहे हैं. आप घर से बैठे बैठे इंटरनेट के थ्रू जो आपके मनपसंद आइटम्स हैं उनको आप खरीद सकते हैं और आप घर बैठे बैठे उसकी पेमेंट भी कर सकते हैं. जब आप कोई ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं और इंटरनेट के थ्रू करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली करना चाहते हैं, जहां पे बात आ जाती है पैसे के लेन देन की, सो वी वांट कि आप की जो ट्रांजैक्शन है वो सिक्योर तरीके से हो, कोई मलेशियस एक्टिविटी ना हो उसमें. ऐसा ना हो कि आप पैसे किसी एक मर्चेंट को भेजना चाह रहे हैं और पैसे मर्चेंट के अकाउंट के बजाय किसी दूसरे अकाउंट में चले गए हैं, किसी हैकर के अकाउंट में चले गए हैं, या दूसरे अल्फाज में मर्चेंट ने आइटम्स किसी एक लेजिटिमेट यूजर को भेजने थे और वो एक आइटम्स जो हैं वो किसी और के अकाउंट में चले गए हैं, किसी और के एड्रेस पर डिलीवर हो गए हैं. सो ये सारी चीजें कौन एड्रेस करता है? सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन. सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस में सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं जिनको फॉलो करते हुए डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स आपस में एक सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन अकॉम्प्लिश कर सकते हैं. हमने सेट के बारे में, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस, इसके हमने डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स डिस्कस किए थे. इसमें कार्ड होल्डर है जिसको कस्टमर भी कहते हैं, मर्चेंट है जो कि सेलर है जो कि आइटम्स सेल आउट कर रहा है, बैंकर इन्वॉल्व है इसको जिसको इशूअर कहते हैं, इसमें एक्वायरर एंटिटी शामिल है, इसमें पेमेंट गेटवे शामिल है. ये सारे इसके पार्टिसिपेंट्स हैं. इसके अलावा हमने कुछ रिक्वायरमेंट्स भी देखी थी कि सेट आपको इंश्योर करा के देता है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, बोथ कार्ड होल्डर को भी ऑथेंटिकेट करता है, मर्चेंट को भी ऑथेंटिकेट करता है. इसके डिफरेंट फीचर्स हमने डिस्कस किए थे और हमने बात की थी डुअल सिग्नेचर की और सिग्नेचर वेरिफिकेशन की. डुअल सिग्नेचर को अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी कि लिंक्स टू मैसेजेस सिक्योरली बट अलाउज ओनली वन पार्टी टू रीड ईच. दो मैसेजेस इसमें लिंक टुगेदर हो रहे हैं, ठीक है, दोनों पार्टीज, दोनों मैसेजेस इसमें लिंक अप हो रहे हैं और इसमें सिर्फ जो रेलेवेंट पार्टी है वो अपना मैसेज रीड कर सकेगी, दूसरी पार्टी पहली पार्टी का मैसेज रीड नहीं कर सकेगी. डुअल सिग्नेचर की नीड क्या है इसको भी हमने डिस्कस किया था. अगली स्लाइड में इसको दोबारा रिकॉल करवाऊंगा कि डुअल सिग्नेचर की जरूरत क्या है. सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो मैसेजेस हैं, दो मुख्तलिफ किस्म के मैसेजेस हैं, मैसेज 1 एंड मैसेज 2. मैसेज 1 का हैश निकाला जाता है और मैसेज 2 का हैश निकाला जाता है विद SHA. इससे इनका डाइजेस्ट कोड बन गया है. इन डाइजेस्ट कोड को
डाइजेस्ट कोड 1 और डाइजेस्ट कोड 2 को कंकैटिनेट किया जाता है, टुगेदर किया जाता है और इससे आपका एक न्यू डाइजेस्ट कोड बन जाता है। एक नंबर है 1 2 3 4, दूसरा नंबर है 5 6 7 8। जब इन दोनों नंबर्स को आप कंकैटिनेट करेंगे, इकट्ठा करके लिखेंगे, तो आपका मैसेज एक नया मैसेज बन जाएगा जो कि होगा, एक नया नंबर बन जाएगा जो कि होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ये पूरा एक मैसेज बन जाएगा विच इज द रिजल्ट ऑफ कंकैटिनेशन ऑफ टू डिफरेंट नंबर्स। यहां पर भी यही हो रहा है कि मैसेज 1 पर हैश अप्लाई किया जाता है, उससे डाइजेस्ट 1 आता है, मैसेज 2 पर हैश अप्लाई किया जाता है जिससे डाइजेस्ट 2 आता है। इन दो डाइजेस्ट को कंकैटिनेट किया जाता है जैसे एक नया हैश, जिससे एक नई डाइजेस्ट वैल्यू आती है। इस नई डाइजेस्ट वैल्यू पर प्राइवेट की लगाई जाती है। एनक्रिप्ट न्यू डाइजेस्ट विद साइनर्स प्राइवेट की। जो साइन करने वाला है, जो सिग्नेचर कर रहा है, वो अपनी प्राइवेट की के साथ इसको एनक्रिप्ट करता है और उसके एनक्रिप्शन के बाद ये एक हमारे पास डुअल सिग्नेचर आ जाता है। डुअल सिग्नेचर की नीड क्या थी? वाई डुअल सिग्नेचर्स, वाई डू वी नीड दैट? आप याद रखिए कि हमने दो किस्म के मैसेजेस डिस्कस किए थे, ऑर्डर इंफॉर्मेशन और पेमेंट इंफॉर्मेशन। ये दो मैसेजेस हैं जिनको हम एक्सचेंज करते हैं, जिनको हम कम्युनिकेट करते हैं। मर्चेंट पासिस द पेमेंट इंफॉर्मेशन PI टू द बैंक। कस्टमर ने, कार्ड होल्डर ने ऑर्डरिंग इंफॉर्मेशन मर्चेंट को दी, ठीक है, और इसके अलावा पेमेंट इंफॉर्मेशन जो है वो भी अपनी प्रोवाइड करता है। कार्ड होल्डर पेमेंट इंफॉर्मेशन मर्चेंट को प्रोवाइड करता है। मर्चेंट कार्ड होल्डर की पेमेंट इंफॉर्मेशन को रीड नहीं कर सकता, रिसीव करता है लेकिन उसके लिए रीडेबल ये नहीं है। इसको ऑथेंटिकेट करने के लिए पेमेंट इंफॉर्मेशन PI बैंक को पास ऑन की जाती है। बैंक ऑथेंटिकेट करता है और रिप्लाई करता है मर्चेंट को कि वेदर ये पेमेंट इंफॉर्मेशन करेक्ट है या करेक्ट नहीं है। सो डुअल सिग्नेचर की जरूरत कहां पे पड़ती है? इफ द मर्चेंट कैन कैप्चर अनदर ऑर्डर इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस कस्टमर, द मर्चेंट कुड क्लेम दिस ऑर्डर गोज विद द पेमेंट इंफॉर्मेशन रादर देन द ओरिजिनल। मैं कस्टमर हूं, आप मर्चेंट हैं, मैंने एक ऑर्डर प्लेस किया और उस ऑर्डर के अगेंस्ट मैंने इंफॉर्मेशन, पेमेंट इंफॉर्मेशन दे दी। अब आपके पास एक ऑर्डर और एक पेमेंट इंफॉर्मेशन आई है और आप एज अ मर्चेंट उस पेमेंट इंफॉर्मेशन को बैंक से ऑथेंटिकेट करवा रहे हैं। मीनवाइल मैंने एक दूसरा ऑर्डर भी प्लेस कर दिया, एक और ऑर्डर इंफॉर्मेशन भी आ गई है। अब अगर दूसरी ऑर्डर इंफॉर्मेशन मैंने मर्चेंट को दे दी है, सो मर्चेंट इसको मिक्स कर सकता है या मिक्स कर लेगा पहले ऑर्डर के साथ, पहले ऑर्डर को दूसरे ऑर्डर के साथ मिक्स कर सकता है। सो इस मिक्सिंग अप से बचाने के लिए डुअल सिग्नेचर की जरूरत महसूस हुई है और हम डुअल सिग्नेचर्स की तरफ जाते हैं जो कि हर ऑर्डर के अगेंस्ट जो रेलेवेंट पेमेंट इंफॉर्मेशन है उसको इंश्योर करता है। Let us talk about the outlines of today's lecture. Inshallah, in today's lecture, we will continue our discussion on SET, Secure Electronic Transaction, and explore the following: purchase request, payment authorization, and payment capture. These are the steps involved in the payment processing. Payment processing के ये 3 steps हैं: purchase request, payment authorization और payment capture. पहले आप परचेज रिक्वेस्ट करते हैं, फिर पेमेंट ऑथराइजेशन होती है और फिर पेमेंट कैप्चर होता है। ये 3 फेजेस के आगे फर्दर सब स्टेप्स हैं। इसको आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिटेल में देखेंगे। लेट्स सी व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टुडेज लेक्चर। सो होपफुली बाय द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर यू वुड बी एबल टू प्रेजेंट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रांजैक्शन दैट इज कैरिड आउट ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पर ट्रांजैक्शन होती कैसे, कैसे आप घर में बैठकर इंटरनेट अपने कंप्यूटर की स्क्रीन या अपने मोबाइल की स्क्रीन से आइटम्स परचेज कर सकते हैं, ये प्रोसेस आप समझेंगे। प्लस यू वुड बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज अबाउट डिफरेंट एंटिटीज एंड देयर रोल्स इन अ सेट। मुख्तलिफ एंटिटीज, हर एंटिटी क्या रोल परफॉर्म करती है और इंपॉर्टेंटली पेमेंट कैसे प्रोसेस होती है। मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठा हुआ हूँ दुनिया के एक कोने में, मर्चेंट जो है वो दुनिया के दूसरे कोने में बैठा हुआ है। मेरे अकाउंट से पेमेंट कैसे डिडक्ट होगी और मर्चेंट के अकाउंट में कैसे जाएगी, पेमेंट एक्चुअली कैसे प्रोसेस होती है सेट में, इसको समझना भी आज के लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स का हिस्सा है। सो दीज वर दी सेट पार्टिसिपेंट्स।
So we had 6 participants: card holder, issuer, certification authority, acquirer, payment gateway and the merchant. और ये सारे आपस में इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। हमने बात की थी सर्टिफिकेशन अथॉरिटी कार्ड होल्डर को भी सर्टिफिकेट देता है, मर्चेंट्स को भी सर्टिफिकेट देता है और पेमेंट गेटवे को भी सर्टिफिकेट देता है। एक्चुअली ये एंटिटी बाकी पार्टिसिपेंट्स को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए ट्रस्टवर्दी बना रही है। अगर मुझे मर्चेंट का सर्टिफिकेट रिसीव नहीं हुआ, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी ने मर्चेंट का सर्टिफिकेट मुझे अगर प्रोवाइड नहीं किया, सो मर्चेंट सस्पिशियस है। आई मस्ट बी वार्न्ड, मुझे इस चीज को समझ जाना चाहिए कि अगर मर्चेंट का सर्टिफिकेट नहीं है, लाइकली है कि ये मर्चेंट कोई मलिशियस यूजर है, कोई अटैकर है। ऐसा ना हो कि आपके कार्ड की इंफॉर्मेशन लेके उसको मिस यूज करे। और इसी तरह मर्चेंट को ट्रस्ट दिलाने के लिए कि कार्ड होल्डर एक लेजिटिमेट यूजर है, अगर मर्चेंट को कार्ड होल्डर का सर्टिफिकेट मिलता है सो मर्चेंट इस बात की तसल्ली रखता है कि ये एक लेजिटिमेट यूजर है। इसके बाद हमारे पास मर्चेंट्स हैं जो कि आइटम्स सेल आउट कर रहे हैं, इनका एक्वायरर के साथ रिलेशनशिप होता है। मर्चेंट एक्चुअली डायरेक्टली सर्टिफिकेशन अथॉरिटी के साथ डील कर रहा भी है, लेकिन एक्वायरर जो है वो उसको इंश्योर कराता है कि कार्ड होल्डर जो है वो एक लेजिटिमेट यूजर है। इसके बाद पेमेंट गेटवेज हैं। पेमेंट गेटवेज एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं, एक पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं सेट के दरमियान और बैंक कार्ड का जो पेमेंट नेटवर्क है उसके दरमियान। अब बैंक कार्ड का पेमेंट नेटवर्क खुद से एक नेटवर्क हो सकता है। आप देख सकते हैं कि बैंक की डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, एक सिटी में कई ब्रांचेस हो सकती हैं, एक कंट्री में कई ब्रांचेस उस सेम बैंक की हो सकती हैं। सो ये सारा बैंक का नेटवर्क आपस में कनेक्टेड है, इसको हम पेमेंट नेटवर्क कहते हैं या बैंक नेटवर्क कहें। बैंक नेटवर्क और इस ओवरऑल सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन के दरमियान जो इंटरफेस प्रोवाइड करता है वो आपका पेमेंट गेटवे है। और एक्वायरर, मोर इंपॉर्टेंटली, which provides the authorization to merchant given card account is active and purchase does not exceed card limit। आपने तो कार्ड होल्डर ने तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, पेमेंट इंफॉर्मेशन पीआई मर्चेंट को प्रोवाइड कर दी। अब ये पीआई रेलेवेंट है नहीं है, एक्टिव है नहीं है, उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं नहीं है, ये चीज एक्वायरर एक्वायर करके देता है मर्चेंट को। सेट की रिक्वायरमेंट्स हमने देखा था कि कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करता है, इंटेग्रिटी प्रोवाइड करता है, कार्ड होल्डर को ऑथेंटिकेट करता है मर्चेंट के अगेंस्ट और मर्चेंट को ऑथेंटिकेट करता है कार्ड होल्डर के अगेंस्ट। सो ऑथेंटिकेशन दैट कार्ड होल्डर इज अ लेजिटिमेट यूजर ऑफ कार्ड एंड अकाउंट। ये भी इंश्योर करता है कि जो कार्ड होल्डर है वो ऑनर भी है। ऐसा नहीं है कि किसी के हाथ किसी का कार्ड लगा हुआ है और वो सिर्फ उन नंबर्स को देख के यूज कर रहा है। सिक्योरिटी की बेस्ट प्रैक्टिसेस को इनकॉर्पोरेट करता है, इंश्योर करता है। इसी तरह इसके कुछ फीचर्स की बात करें तो मैंने क्या ऑर्डर प्लेस किया, मैं एज अ कार्ड होल्डर माई सेल्फ एज अ कस्टमर, वट ऑर्डर्स आई हैव प्लेस्ड, आई वॉन्ट दिस इंफॉर्मेशन टू बी कॉन्फिडेंशियल। मैं नहीं चाहता कि मेरी इंफॉर्मेशन किसी और के लिए अवेलेबल हो, किसी और के लिए रीडेबल हो। सो कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करना मेरे ऑर्डर के अगेंस्ट, ये भी सेट का फीचर है। इंटेग्रिटी प्रोवाइड करना, ये भी सेट का फीचर है। मैंने 10 नंबर्स ऑफ सम आइटम ऑर्डर किए, फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 बॉल पेन्स ऑर्डर किए। अब ये 10 बॉल पेन्स का ऑर्डर 10 बॉल पेन्स ही रहे, कहीं 20 बॉल पेन्स ना हो जाए या 5 बॉल पेन्स ना हो जाए, इसको इंश्योर करना ये भी सेट का एक फीचर है। कार्ड होल्डर के अकाउंट को ऑथेंटिकेट करना, मर्चेंट को ऑथेंटिकेट करना, ये सारा काम की सेट के फीचर्स हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट फीचर है सेट का वो ये है कि इट फैसिलिटेट्स इंटरऑपरेटेबिलिटी। जिस तरह कल पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि आपके कार्ड होल्डर के पास डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिफरेंट ब्राउजर यूज कर रहा है, हो सकता है विंडोज 7 और इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज कर रहा हो। मर्चेंट का कंप्यूटर हो सकता है लाइनक्स बेस्ड हो, उस पर कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम मोज़िला फायरफॉक्स चल रहा है।
इसी तरह बैंकर के पास उनके अपने डिफरेंट सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, इसी तरह इशूअर है, पेमेंट गेटवे है, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं, डिफरेंट हार्डवेयर आर्किटेक्चर्स इन्वॉल्व हैं। इन सब की इंटरऑपरेटेबिलिटी चेक करना ये भी सेट का एक सेलिएंट फीचर है। सेट डिफरेंट ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट करता है। सबसे पहले सेट को ऑपरेशनल होने के लिए आप अगर चाहते हैं कि आप अपने कार्ड को यूज करते हुए कोई ट्रांजैक्शन कर सकें, सो उसके लिए जरूरी है कि कार्ड होल्डर रजिस्ट्रेशन हो, पहले कार्ड होल्डर रजिस्टर हो, मर्चेंट भी रजिस्टर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कल को कोई भी अपनी वेबसाइट खोल के उस पे आइटम्स आप एक मर्चेंट बन जाएं और लोग जो है वो आपसे आइटम्स परचेज करना शुरू कर दें। ऐसे पॉसिबल नहीं होगा। लोग आपकी वेबसाइट पर ट्रस्ट नहीं कर सकेंगे और ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकेंगे। और अगर किसी ने ऑर्डर प्लेस कर दिया तो जब तक आप रजिस्टर्ड नहीं है, आप उनकी पेमेंट इंफॉर्मेशन बैंक से रिट्रीव नहीं करवा सकेंगे और आपको पेमेंट नहीं हो सकेगी। सो मर्चेंट का रजिस्टर होना यह भी जरूरी है। परचेज रिक्वेस्ट, पेमेंट ऑथराइजेशन, पेमेंट कैप्चर, सर्टिफिकेट क्यूरी, परचेज इंक्वायरी, ये सारी ट्रांजैक्शंस सेट सपोर्ट करता है। इसके अलावा परचेज नोटिफिकेशन, क्या चीज परचेज हुई, सेल ट्रांजैक्शन, ऑथराइजेशन रिवर्सल, कैप्चर रिवर्सल, क्रेडिट रिवर्सल, कोई ट्रांजैक्शन हो गई उसको रिवर्ट करना, ये सारी चीजें सारी की सारी सेट सपोर्ट करता है। एक सिनेरियो इस पर्टिकुलर स्लाइड में डिस्कस करते हैं जिसमें 8 और 9 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले मर्चेंट है, एक वेबसाइट है, एक जहां से कस्टमर ने कोई आइटम्स खरीदने हैं। सो सबसे पहले क्या होता है, कस्टमर ब्राउजेज एंड डिसाइड्स टू परचेज। कस्टमर ने डिफरेंट आइटम्स देखे, मुख्तलिफ आइटम्स उसको पसंद आए और वो डिसाइड करता है कि मैंने ये 2 आइटम्स परचेज करने हैं। सेकंड स्टेप में सेट सेंड्स ऑर्डर एंड पेमेंट इंफॉर्मेशन। कस्टमर 2 किस्म के मैसेजेस मर्चेंट को भेज रहा है, ऑर्डर इंफॉर्मेशन OI एंड पेमेंट इंफॉर्मेशन PI। तीसरे स्टेप में क्या हो रहा है कि चूंकि मर्चेंट कस्टमर की पेमेंट इंफॉर्मेशन खुद से रिट्रीव नहीं कर सकता, उसके लिए ये रीडेबल नहीं है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में पेमेंट इंफॉर्मेशन आई थी। सो मर्चेंट इस इनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन को बैंक को फॉरवर्ड करता है और बैंक उसको आगे प्रोसेस करता है। बैंक कैसे प्रोसेस करता है, मतलब मर्चेंट का आगे बैंक था जिसको आप एक्वायरर भी कह सकते हैं। ये मर्चेंट बैंक्स चेक्स विद इशूअर फॉर पेमेंट ऑथराइजेशन। अब ये हो सकता है कि आप एज ए कस्टमर, आपका अकाउंट फॉर एग्जांपल बैंक अल फलाह में है या आपका अकाउंट जो है वो बैंक ए में है, मर्चेंट का अकाउंट जो है वो बैंक बी में है। अब बैंक ए से कस्टमर के पैसे बैंक बी में कैसे जाएंगे, ऑब्वियसली इसके लिए तरीकाकार ये है कि जो पेमेंट इंफॉर्मेशन आई है मर्चेंट के बैंक्स में, मर्चेंट का बैंक्स एक्चुअल बैंक से राब्ता करता है और एक्चुअल बैंक से पेमेंट की ऑथराइजेशन की कंफर्मेशन चाहता है। एक्चुअल बैंक जो कस्टमर्स का बैंक है, जो वो रिप्लाई करता है इशूअर को, मर्चेंट के बैंक को, कि हाँ जी ये ऑथराइजेशन जो इंफॉर्मेशन पेमेंट इंफॉर्मेशन आई है ये ठीक है, इसमें सफिशिएंट पैसे भी हैं, ये कार्ड एक्टिव भी है और इससे इसको ऑथराइज किया जा सकता है। सो फिर 5 स्टेप्स हो गए। छठे स्टेप में क्या हो गया, बैंक ऑथराइज पेमेंट। तो मर्चेंट का बैंक जो है वो मर्चेंट को कह रहा है कि हाँ जी ये हमने आगे से कस्टमर के बैंक से पता करवा लिया है, ये इंफॉर्मेशन ठीक है, इसकी ट्रांजैक्शन प्रोसेस की जा सकती है। 7 स्टेप में मर्चेंट का ऑर्डर कंप्लीट होता है। ठीक है, मर्चेंट ऑर्डर को कंप्लीट करता है, मतलब अगर कस्टमर ने 10 पेन्स का ऑर्डर किया है, 10 बॉल पेन्स का, तो उस ऑर्डर को कंप्लीट करता है। और मर्चेंट कैप्चर्स ट्रांजैक्शन। ठीक है, मर्चेंट का जो बैंक है वो इस ट्रांजैक्शन को कैप्चर कर लेता है कि हाँ जी मर्चेंट ने 10 बॉल पेन्स का ऑर्डर कंफर्म किया है, इसकी पेमेंट आ जानी चाहिए। ठीक है, अब यही कस्टमर बैंक जो है वो लास्ट स्टेप में कस्टमर को क्रेडिट कार्ड का बिल जो है वो इशू कर देता है और कस्टमर के अकाउंट से पैसे कट के मर्चेंट के बैंक अकाउंट में
डिपॉजिट हो जाते हैं। सो इस तरीके से आपकी सेट ट्रांजैक्शन काम कर रही है। मजीद डिटेल देखते हैं कि पेमेंट प्रोसेसिंग एक्चुअली होती क्या है। जिस तरह पहले भी बात की कि पहले परचेज रिक्वेस्ट होगी, फिर पेमेंट ऑथराइजेशन है और फिर पेमेंट कैप्चर है। रिक्वेस्ट, ऑथराइजेशन और कैप्चर, ये तीन मेन फेजेस हैं ABC। इनको देखते हैं कि पेमेंट प्रोसेसिंग एक्चुअली होती क्या है। सबसे पहले है परचेज रिक्वेस्ट। सेट परचेज रिक्वेस्ट एक्सचेंज कंसिस्ट ऑफ 4 मैसेजेस। जब भी परचेज रिक्वेस्ट होती है उसमें 4 मैसेजेस हैं। नंबर 1 इनिशिएट रिक्वेस्ट, नंबर 2 इनिशिएट रिस्पॉन्स, नंबर 3 परचेज रिक्वेस्ट एंड परचेज रिस्पॉन्स। ये 4 मैसेजेस जो हैं वो परचेज रिक्वेस्ट में इनिशिएट होते हैं। आइए इनको 1 बाय 1 देखते हैं। इनिशिएट रिक्वेस्ट में क्या होता है? इंक्लूड्स ब्रांड ऑफ कार्ड, ID by customer and nonce A sent to the merchant, get certificates of merchant and payment gateway। जब रिक्वेस्ट इनिशिएट होती है, जब कोई परचेज रिक्वेस्ट की जाती है, उसमें कार्ड मास्टर का है या वीजा का है ये बताया जाता है, कस्टमर की ID क्या है और कस्टमर A उसकी एक नॉन्स वैल्यू जो है वो मर्चेंट को भेजी जाती है। ये 3 इंफॉर्मेशन मर्चेंट को भेजी जाती हैं। गेट सर्टिफिकेट्स ऑफ मर्चेंट एंड पेमेंट गेटवे, और इसके अकॉर्डिंगली मर्चेंट का जो सर्टिफिकेट और पेमेंट गेटवे है, मर्चेंट का सर्टिफिकेट हासिल किया जाता है। ये है इनिशिएट रिक्वेस्ट। सो जब कोई ऑर्डर प्लेस किया जा रहा है, इसका मतलब यह है कि एक परचेज करने की रिक्वेस्ट इनिशिएट की जा रही है। परचेज करने की रिक्वेस्ट जब इनिशिएट की जा रही है, इसका मतलब यह है कि कस्टमर 3 किस्म की इंफॉर्मेशन मर्चेंट को भेज रहा है। ब्रांड ऑफ कार्ड, मास्टर कार्ड है या वीजा है, ID, कस्टमर की ID और एक नॉन्स वैल्यू। इनिशिएट रिस्पॉन्स में क्या होता है कि मर्चेंट साइंड रिस्पॉन्स। अब कस्टमर ने मर्चेंट को रिक्वेस्ट की, मर्चेंट उसको रिस्पॉन्स कर रहा है, अपना साइन शामिल कर रहा है। नॉन्स A और नॉन्स B उसने कैलकुलेट किया और वो उसने शामिल किया। 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज ट्रांजैक्शन ID लगा रहा है, और चौथी चीज जो मर्चेंट रिस्पॉन्ड करता है वो है सर्टिफिकेट ऑफ मर्चेंट एंड पेमेंट गेटवे। पहले केस में कार्ड होल्डर का सर्टिफिकेट जा रहा था, सेकंड में मर्चेंट का सर्टिफिकेट जा रहा है। तीसरे स्टेप में क्या होता है? परचेज रिक्वेस्ट, जिसमें एक्चुअली परचेज रिक्वेस्ट को फॉर्मली तौर पर भेजा जा रहा है, जिसमें आपका कस्टमर अपना ऑर्डर प्लेस करता है, कहता है कि मुझे 10 बॉल पेन्स चाहिए, 2 मुझे बुक्स चाहिए। ये ऑर्डर उसने प्लेस किया है और ऑर्डर इंफॉर्मेशन और पेमेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और लास्ट में परचेज रिस्पॉन्स होता है। परचेज रिक्वेस्ट की मजीद क्या डिटेल्स हैं इसमें देखते हैं। परचेज रिलेटेड इंफॉर्मेशन will be forwarded to the payment gateway by the merchant। परचेज से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जिसमें पेमेंट इंफॉर्मेशन, डिजिटल सिग्नेचर है, ऑर्डरिंग इंफॉर्मेशन का मैसेज डाइजेस्ट है, MD OIMD, जिसको कीज के साथ एनक्रिप्ट करके जो है वो पेमेंट गेटवे को भेज दिया जाता है। सो परचेज रिलेटेड इंफॉर्मेशन में द इंफॉर्मेशन इज फॉरवर्डेड टू द पेमेंट गेटवे। मर्चेंट जो है वो पेमेंट गेटवे को फॉरवर्ड करता है। ये कस्टमर है, ये मर्चेंट है, ये पेमेंट गेटवे है। कस्टमर ने इनिशिएट रिक्वेस्ट किया, इनिशिएट परचेज रिक्वेस्ट थी, उसका रिस्पॉन्स था, ठीक है, वो 4 स्टेप्स हुए। अब क्या है? ये इंफॉर्मेशन जो कस्टमर से मर्चेंट को गई है, मर्चेंट ये इंफॉर्मेशन अब पेमेंट गेटवे को फॉरवर्ड कर रहा है। पेमेंट इंफॉर्मेशन, डिजिटल सिग्नेचर, OIMD, ऑर्डरिंग इंफॉर्मेशन मैसेज डाइजेस्ट, और encrypted with key KS एंड encrypted with बैंक्स पब्लिक की, ठीक है। मर्चेंट और ये पब्लिक कीज, बैंक की पब्लिक की के साथ इसको एनक्रिप्ट करके मर्चेंट जो है वो भेज रहा है। ऑर्डर रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या होती है? उसमें नीडेड बाय द मर्चेंट, ठीक है। एक्चुअली ऑर्डर क्या प्लेस किया गया है, जिसमें कितने नंबर ऑफ आइटम्स, कौन से आइटम्स ऑर्डर किए गए हैं और कितनी तादाद में आइटम ऑर्डर किए गए हैं, ये इंफॉर्मेशन, ऑर्डरिंग इंफॉर्मेशन,
डिजिटल सिग्नेचर और पेमेंट इंफॉर्मेशन का मैसेज डाइजेस्ट, ये भी इसमें शामिल होता है। इसके अलावा कार्ड होल्डर सर्टिफिकेट जो कि ज़रूरत है, रिक्वायर्ड है मर्चेंट को और पेमेंट गेटवे को। सो कार्ड होल्डर का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है मर्चेंट के लिए भी और पेमेंट गेटवे के लिए। अगर कार्ड होल्डर का, कस्टमर का सर्टिफिकेट नहीं होगा तो ये दोनों पार्टीज ट्रस्ट नहीं कर सकती कि ये कार्ड होल्डर एक लेजिटिमेट यूज़र है या कोई मलेशियस यूज़र है जो कि मलेशियसली कोई ट्रांजैक्शन हैक करना चाह रहा है। परचेज रिक्वेस्ट का अगर स्ट्रक्चर देखें तो जो स्टेप्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं एग्जैक्टली यहाँ पर उनको एक डायग्राम की सूरत में प्रेजेंट किया गया है। आप देख सकते हैं कि पेमेंट इंफॉर्मेशन है, डुअल सिग्नेचर है और ऑर्डरिंग इंफॉर्मेशन का मैसेज डाइजेस्ट, ये एक पब्लिक की के साथ एनक्रिप्ट हो रहे हैं, ठीक है, K(s) के साथ एनक्रिप्ट हो रहे हैं, प्लस एक पब्लिक की जो है वो भी इनको एनक्रिप्ट कर रही है। तो आपका पूरा मैसेज जो है वो आ गया है और जिसमें आप देख सकते हैं कि मैसेज है, डिजिटल एनवेलप है, ये सारी चीज़ें मिलाकर जो ये सारी चीज़ें मिलकर मर्चेंट को पहुंचती हैं। सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द परचेज रिक्वेस्ट। लेजेंड यहाँ पे देखा हुआ है PI पेमेंट इंफॉर्मेशन, OI ऑर्डरिंग इंफॉर्मेशन, K(s) क्या है, टेम्पररी सिमेट्री की है, ठीक है, और इसी तरह बैंकर्स की, पब्लिक की जो है ये भी एक्सचेंज, इसको भी यूज करते हुए मैसेज को एनक्रिप्ट किया जा रहा है। परचेज रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन बाय मर्चेंट, मर्चेंट वेरीफाई कैसे करता है कि जो रिक्वेस्ट भेजी गई है ये लेजिटिमेट है, ये जेन्युइन है या नहीं है। सो फर्स्ट स्टेप पे क्या करता है, वेरीफाइज कार्ड होल्डर सर्टिफिकेट्स यूजिंग CA साइंस। सबसे पहले ये देखता है कि कार्ड होल्डर जो साइंस दे रहा है, ये जो सिग्नेचर है ये इसका एक्चुअल सिग्नेचर है भी या नहीं है, ठीक है। सो वो CA से, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी से राब्ता करते हुए सर्टिफिकेशन अथॉरिटी से कंफर्म कराता है। सेकंड में वेरीफाइज डुअल सिग्नेचर यूजिंग कस्टमर्स पब्लिक सिग्नेचर की टू इंश्योर ऑर्डर हैज नॉट बी टेम्पर्ड विद इन ट्रांजिट एंड दैट इट वाज साइंड यूजिंग कार्ड होल्डर्स प्राइवेट सिग्नेचर। डुअल सिग्नेचर इंश्योर करता है। डुअल सिग्नेचर कैसे इंश्योर करता है, ये देखता है कि जो ऑर्डर प्लेस किया गया है ये कस्टमर की पब्लिक की के जरिए ही ऑर्डर प्लेस किया गया है या किसी ने टैंपर तो नहीं कर दिया। और इसके अलावा यह भी देखता है कि द ऑर्डर वाज साइंड यूजिंग कार्ड होल्डर्स प्राइवेट सिग्नेचर की, क्या कार्ड होल्डर ने अपनी प्राइवेट की को यूज करते हुए इस ऑर्डर को कंप्लीट किया है। तीसरे स्टेप में प्रोसेसेस ऑर्डर एंड फॉरवर्ड्स द पेमेंट इंफॉर्मेशन टू द पेमेंट गेटवे फॉर ऑथराइजेशन। जैसा मैंने कहा कि आपका कस्टमर है, मर्चेंट है, पेमेंट गेटवे है। कस्टमर का अपना बैंक है, मर्चेंट का अपना बैंक है और इसी तरह पेमेंट गेटवे है। सो ये ऑर्डर जब मर्चेंट के पास आ गया, पेमेंट इंफॉर्मेशन ऑथराइज करने के लिए पेमेंट गेटवे को भेजी जाती है। मजीद पेमेंट गेटवे की ऑथराइजेशन कैसे होती है अगली स्लाइड्स में इसके बारे में डिटेल में आएगा। एंड सेंड्स अ परचेज रिस्पॉन्स टू द कार्ड होल्डर, ठीक है। मर्चेंट जो है फोर्थ स्टेप में ये स्टेप एक रिस्पॉन्स कार्ड होल्डर को या कस्टमर को फॉरवर्ड करता है। परचेज रिक्वेस्ट मर्चेंट की साइड पे कैसे होती है, अब आप अगर इस पर्टिकुलर स्लाइड को इसके साथ कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं यहां पे कस्टमर ने एक ऑर्डर प्लेस किया है, ठीक है। कस्टमर से कुछ इंफॉर्मेशन मर्चेंट को जा रही है। मर्चेंट को क्या इंफॉर्मेशन मिली है वो यहां पर शो किया गया है। सो परचेज रिक्वेस्ट मर्चेंट साइड पर लेजेंड में आप देख सकते हैं OI ऑर्डरिंग इंफॉर्मेशन है, OIMD ऑर्डरिंग इंफॉर्मेशन मैसेज डाइजेस्ट, पेमेंट ऑर्डर मैसेज डाइजेस्ट, डिक्रिप्शन परफॉर्म हो रही है यूजिंग RSA, हैश फंक्शन यूजिंग SHA परफॉर्म हो रहा है एंड PUFC इज रिप्रेजेंटिंग कस्टमर्स पब्लिक सिग्नेचर की। सो रिक्वेस्ट मैसेज में आप देख सकते हैं कि एट द एंड ये मैसेज जब मर्चेंट को रिसीव होता है, मैसेज इसको ऑर्डरिंग इंफॉर्मेशन और हैश को कनकैटिनेट करता है और पेमेंट ऑर्डर मैसेज डाइजेस्ट कैलकुलेट करता है। पेमेंट ऑर्डर मैसेज डाइजेस्ट और कस्टमर की पब्लिक की को यूज करते हुए इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करता है। अगर ये वैल्यूज मर्चेंट के पास सिमिलर सेम आ गई हैं, इसका मतलब है ये ऑर्डर प्लेस किया जा सकता है और ये ऑर्डर एक लेजिटिमेट यूजर की तरफ से है। परचेज रिस्पॉन्स,
Merchant prepares a response block that includes acknowledge of the order and transaction number. This particular block is then signed by the merchant using his private key, and merchant send this particular block, this particular information, piece of information which merchant has recently signed, back to the customer. So merchant send to customer the response block, signature on the block and merchant signature certificate. ये तीन चीजें मर्चेंट की साइड से कस्टमर को जा रही हैं. So these are the 4 steps which we have discussed while processing. Now the next step is payment authorization. Payment authorization. The merchant authorizes the transaction with the payment gateway. The payment gateway authorization ensures that the transaction was approved by the issuer. मर्चेंट ने पेमेंट इंफॉर्मेशन गेटवे को दी थी, गेटवे इशूअर से कंफर्म करता है, क्योंकि मर्चेंट का बैंक और कस्टमर का बैंक ये डिफरेंट हो सकते हैं. सो गेटवे जो है वो इंश्योर कराता है इशूअर से, एक्चुअल कार्ड होल्डर के बैंक से, कि क्या इसके अकाउंट में सफिशिएंट पैसे और इसका कार्ड वैलिड है. ये जब वैलिड होती है, ठीक है, तो तब वो मर्चेंट को ऑथराइज कर रहा है. दिस विल गारंटी दैट मर्चेंट विल रिसीव द पेमेंट. ठीक है. सो जब पेमेंट गेटवे बीच में आ गया और पेमेंट गेटवे ने कार्ड होल्डर के बैंक से कंफर्म कर लिया और कार्ड होल्डर के बैंक ने कंफर्म करके दे दिया कि यस इसके अकाउंट में सफिशिएंट पैसे हैं और ये ऑर्डर प्लेस कर सकता है, इससे क्या हुआ कि मर्चेंट को तसल्ली हो गई, मर्चेंट को गारंटी मिल गई कि वो उसको पेमेंट मिल जाएगी. ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट. परचेज रिलेटेड इंफॉर्मेशन obtained from the customer and consist of payment block. Payment block E, जैसे हमने बात की थी कि एक परचेज रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, एक ब्लॉक बनता है. इस पेमेंट ब्लॉक में क्या होता है? पेमेंट इंफॉर्मेशन होती है, डिजिटल सिग्नेचर होता है, ऑर्डरिंग इंफॉर्मेशन का मैसेज डाइजेस्ट होता है और इसको सिमेट्री की के साथ एनक्रिप्ट कर दिया जाता है और इसका ये एक डिजिटल एनवेलप बन गया है. सो इस एनवेलप में ये ढेर सारी इंफॉर्मेशन शामिल है. ऑथराइजेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक थी, परचेज रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक है, ऑथराइजेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन. ऑथराइजेशन रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है ये मर्चेंट ने बनाई है और इसमें ऑथराइजेशन ब्लॉक है और डिजिटल एनवेलप है. ऑथराइजेशन ब्लॉक में ट्रांजैक्शन आईडी है, सिमेट्री की है. डिजिटल एनवेलप में encrypting the symmetry key with the payments gateway public key exchange gateways public key exchange की. सो इस स्लाइड में ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट में 2 चीजें आपने जहन में रखनी है. एक है परचेज रिलेटेड इंफॉर्मेशन, दूसरी है ऑथराइजेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन. परचेज रिलेटेड इंफॉर्मेशन चूंकि कस्टमर परचेज कर रहे हैं तो ये कस्टमर से इंफॉर्मेशन आती है, एक पेमेंट ब्लॉक की सूरत में आती है. इस ब्लॉक में पेमेंट इंफॉर्मेशन शामिल है, डिजिटल सिग्नेचर शामिल है, ऑर्डरिंग इंफॉर्मेशन का मैसेज डाइजेस्ट शामिल है और इसको एक सिमेट्री की को यूज करते हुए एनक्रिप्ट किया जाता है. ऑथराइजेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो कि मर्चेंट से आती है, इसमें भी ऑथराइजेशन ब्लॉक होता है और इस ब्लॉक में ट्रांजैक्शन आईडी होती है, मर्चेंट की प्राइवेट की होती है और वो सिमेट्री की होती है जो कि मर्चेंट ने क्रिएट की है या जनरेट की है. और एक डिजिटल एनवेलप होता है. इस डिजिटल एनवेलप में क्या होता है? एनक्रिप्टिंग द सिमेट्री की विद द पेमेंट्स गेटवेज पब्लिक की एक्सचेंज. पेमेंट गेटवे की पब्लिक की को सिमेट्री की को यूज करते हुए एनक्रिप्ट किया जाता है. सो एनक्रिप्टिंग द सिमेट्री की, जो सिमेट्री की थी K(S) था, उसको एनक्रिप्ट किया जाता है. किसके थ्रू किया जाता है? पब्लिक की एक्सचेंज के थ्रू. गेटवे की, पेमेंट गेटवे की पब्लिक की के थ्रू इसको एनक्रिप्ट किया जाता है. इसके बाद ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट होती है. सर्टिफिकेट्स यहां पे आते हैं. यहां पे 3 पार्टीज के सर्टिफिकेट्स हैं, कार्ड होल्डर्स, मर्चेंट और मर्चेंट की एक्सचेंज. सो कार्ड होल्डर सिग्नेचर की सर्टिफिकेट एक होता है, वहां पे भी डुअल सिग्नेचर वेरीफाई होते हैं. मर्चेंट सिग्नेचर की सर्टिफिकेट होता है, वहां पे भी मर्चेंट डुअल सिग्नेचर को, मर्चेंट के सिग्नेचर को वेरीफाई किया जाता है. एंड मर्चेंट की एक्सचेंज सर्टिफिकेट जो कि रिस्पॉन्स में
जरूरी होता है। सो ऑथराइजेशन की जब बात आएगी, ऑर्डरिंग इंफॉर्मेशन प्लेस हो गई, उसके बाद ऑथराइज किया जाता है। ऑथराइजेशन की इंफॉर्मेशन में कार्ड होल्डर के सिग्नेचर का होना भी जरूरी है, मर्चेंट के सिग्नेचर का होना भी जरूरी है, और मर्चेंट की एक्सचेंज सर्टिफिकेट का होना भी जरूरी है। पेमेंट गेटवे ऑथराइजेशन कैसे करता है? पेमेंट गेटवे इंतहाई आसान स्टेप्स हैं, ये 8 स्टेप्स में इसको डिफाइन किया गया है, और इन 8 स्टेप्स को यूज करते हुए पेमेंट गेटवे ऑथोराइज करता है। पिछले स्टेप याद रखिएगा, सबसे पहले कस्टमर ने एक ऑर्डर प्लेस किया मर्चेंट को और अपनी पेमेंट इंफॉर्मेशन भी दी। ये पेमेंट इंफॉर्मेशन पेमेंट गेटवे के पास आती है। पेमेंट गेटवे इसको कैसे ऑथराइज कर रहा है, इन 8 स्टेप्स में ये चीज बताई गई है। पेमेंट गेटवे सारे सर्टिफिकेट्स को वेरीफाई करता है, decrypts digital envelope of authorization block to obtain symmetric key and then decrypts authorization block। पहले जैसे हमने पिछली स्लाइड में बात की थी कि ऑथराइजेशन ब्लॉक आता है कस्टमर का भी और मर्चेंट का भी। सो मर्चेंट के ऑथराइजेशन ब्लॉक को यूज करते हुए डिक्रिप्ट्स डिजिटल एनवेलप ऑफ ऑथराइजेशन ब्लॉक, ऑथराइजेशन ब्लॉक को डिक्रिप्ट करता है और डिक्रिप्शन से उसको वो सिमेट्रिक की मिलती है। उस सिमेट्रिक की को यूज करते हुए ये जो है वो ऑथराइजेशन ब्लॉक को डिक्रिप्ट कर रहा है। तीसरे स्टेप में वेरीफाइज मर्चेंट सिग्नेचर ऑन ऑथराइजेशन ब्लॉक, चेक करता है कि जो ऑथराइजेशन ब्लॉक में जो एक सिग्नेचर शामिल था ये वाकई मर्चेंट का सिग्नेचर है या किसी और का सिग्नेचर है। इन द फोर्थ स्टेप इट डिक्रिप्ट्स डिजिटल एनवेलप ऑफ पेमेंट ब्लॉक टू ऑब्टेन सिमेट्रिक की एंड डिक्रिप्ट्स पेमेंट ब्लॉक। ठीक है, उस डिजिटल एनवेलप को खोलता है, उस पेमेंट ब्लॉक में से सिमेट्रिक की को निकालता है, सिमेट्रिक की को यूज करते हुए पेमेंट ब्लॉक को डिक्रिप्ट करता है। यहां पे भी वेरीफाइज डुअल सिग्नेचर ऑन पेमेंट ब्लॉक। एक था आपके पास ऑथराइजेशन ब्लॉक, दूसरा आपके पास पेमेंट ब्लॉक। सो ऑथराइजेशन ब्लॉक को भी वेरीफाई किया जा रहा है, ठीक है, पेमेंट ब्लॉक को भी वेरीफाई किया जा रहा है। इन द सिक्स्थ स्टेप it verifies that transaction ID received from the merchant matches that in the payment information received। ठीक है, जब मर्चेंट ने एक ऑर्डर कंफर्म किया था तो एक ट्रांजैक्शन आईडी दी थी, वो ट्रांजैक्शन आईडी और कस्टमर की जो ट्रांजैक्शन आईडी जो पेमेंट इंफॉर्मेशन में आई थी, जो कि इसको इनडायरेक्टली मिली है, ये दोनों मैच करनी चाहिए। अगर ये दोनों मैच करती हैं इसका मतलब ये है कि ये एक लेजिटिमेट ट्रांजैक्शन है, अदरवाइज इसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। 7th स्टेप में क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट एंड रिसीव्स एन ऑथराइजेशन फ्रॉम द इशुअर। जो एक्चुअल कार्ड होल्डर का बैंक है उससे ऑथराइजेशन की रिक्वेस्ट करता है, एंड सेंड जब ऑथराइज हो जाता है बैंक से, कस्टमर के बैंक से जब पेमेंट गेटवे को ऑथराइजेशन मिल गई तो ये ऑथराइजेशन, ये न्यूज वापस मर्चेंट को बताता है। तीसरा स्टेप है पेमेंट कैप्चर। पेमेंट कैप्चर में क्या होता है, मर्चेंट सेंड्स पेमेंट गेटवे अ पेमेंट कैप्चर रिक्वेस्ट। तीसरा स्टेप है हमारा, अब ये तीनों स्टेप्स ए बी सी ये पेमेंट प्रोसेसिंग से रिलेटेड हैं। सो पहले 2 स्टेप्स हमने देख लिए, हम तीसरे स्टेप की बात करते हैं पेमेंट कैप्चर की। पेमेंट कैप्चर में क्या हो रहा है, मर्चेंट सेंड्स पेमेंट गेटवे अ पेमेंट कैप्चर रिक्वेस्ट। मर्चेंट ने इस पेमेंट गेटवे को एक रिक्वेस्ट भेजी है जिसमें उसने पेमेंट अमाउंट, ट्रांजैक्शन आईडी, कैप्चर टोकन, इंफॉर्मेशन साइन एंड इनक्रिप्टेड बाय द मर्चेंट, ये सारी चीजें उसको भेज रहा है। अब याद रखिए कि सेकंड स्टेप तक ये सारी चीजें, 20 स्टेप तक सारी चीजें ऑथराइज हो चुकी थी। अब वक्त आया है, अब बात आई है कि मर्चेंट अपने पैसे क्लेम करे। वेरीफाई सब कुछ हो गया था, इशुअर ने कि पेमेंट गेटवे को वेरीफाई कर दिया था कि कस्टमर के अकाउंट में इतने पैसे हैं, ये कार्ड एक्टिव है, ये ट्रांजैक्शन की जा सकती है। ये इंफॉर्मेशन पेमेंट गेटवे ने मर्चेंट को प्रोवाइड कर दी थी, इसकी बेस पर मर्चेंट ने ऑर्डर प्लेस कर दिया था। ठीक है, सारी चीजें हो गई थी। अब वक्त आया है कि मर्चेंट को पैसे दिए जाएं। मर्चेंट को पैसे कैसे मिलेंगे, सो मर्चेंट सेंड्स पेमेंट गेटवे पेमेंट कैप्चर रिक्वेस्ट। मर्चेंट इसी गेटवे को एक रिक्वेस्ट भेज रहा है जिसमें वो कह रहा है पेमेंट अमाउंट, अगर ऑर्डर 1000 रुपए का था तो 1000 रुपए पेमेंट अमाउंट होगी। ट्रांजैक्शन आईडी, ऐसी ढेर सारी आईडीज हो सकती हैं, वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन आईडी क्या थी वो बताता है जिसके अगेंस्ट वो अपनी अमाउंट को क्लेम कर रहा है।
कैप्चर टोकन इंफॉर्मेशन साइन एंड एनक्रिप्टेड बाय द मर्चेंट, इन चीजों को एनक्रिप्ट करके गेटवे को भेज रहा है। गेटवे इस रिक्वेस्ट को रिसीव करता है और चेक करता है, और अगर ये करेक्ट है तो देन क्रिएट एंड सेंड द क्लियरिंग रिक्वेस्ट टू द इशूअर दैट कॉजेज फंड्स टू बी ट्रांसफर टू द मर्चेंट अकाउंट्स। ठीक है, अब ये रिक्वेस्ट जहां पे ट्रांजैक्शन आईडी भी करेक्ट थी और बाकी सारी चीजें ठीक थी, कार्ड भी ठीक था, उसके अगेंस्ट ये इंफॉर्मेशन पेमेंट गेटवे कार्ड होल्डर के बैंक को भेज रहा है कि भाई ये ऑर्डर प्लेस कर दिया था, अब बारी है कि तुम पैसे दे दो। ठीक है, सो मर्चेंट ने पेमेंट गेटवे से पैसे मांगे क्योंकि मर्चेंट को पेमेंट गेटवे ने ऑथराइज किया था। पेमेंट गेटवे बैंक से पैसे मांगता है क्योंकि बैंक ने वेरीफाई किया था पेमेंट गेटवे को। ठीक है, सो अब मर्चेंट इस बैंक से कह रहा है कि भाई इस पेमेंट को क्लियर किया जाए। ठीक है, और जो फंड्स हैं वो मर्चेंट के अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएं, एंड नोटिफाइज मर्चेंट यूजिंग कैप्चर रिस्पॉन्स। सो एक थी पेमेंट रिक्वेस्ट, कैप्चर रिक्वेस्ट, और एक है कैप्चर रिस्पॉन्स। तो कैप्चर रिस्पॉन्स हो रहा है। सेट के कुछ ओवरहेड्स भी हैं। ठीक है, अगर पिछले स्टेप की हम बात देखें तो इन 3 स्टेप्स में यहां पे पेमेंट कंप्लीट हो चुकी है। जब पेमेंट इंफॉर्मेशन बैंक को कहता है कि आपने पहले हमें वेरीफाई करके बता दिया था कि ये कार्ड ठीक है और कार्ड होल्डर लेजिटिमेट यूजर है और इसके अकाउंट में सफिशिएंट पैसे हैं, उसके अगेंस्ट मर्चेंट ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। अब मर्चेंट को आपने पैसे देने हैं, ये ट्रांजैक्शन आईडी थी, इतने पैसे थे, आप मेहरबानी फरमाकर ये पैसे कस्टमर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, और फिर ये पैसे आप मर्चेंट के अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। ठीक है, बैंक क्या करता है, कस्टमर का बैंक फिर अकॉर्डिंगली कस्टमर के अकाउंट से पैसे डिडक्ट करके मर्चेंट के अकाउंट में डाल देता है, एंड नोटिफाइज मर्चेंट यूजिंग कैप्चर रिस्पॉन्स, और मर्चेंट को रिप्लाई कर दिया जाता है कि हाँ जी आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गई, आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई है। सो आपने देखा कि पेमेंट प्रोसेसिंग में ये 3 स्टेप्स इन्वॉल्व थे, A, B, C, और हर स्टेप में फिर फर्दर कुछ सब स्टेप्स इन्वॉल्व थे। इन सारी चीज़ों के बाद आपकी एक पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है, एंड दिस वे अ ट्रांजैक्शन, एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन इज सिक्योरली प्लेस्ड ओवर यूजिंग द इंटरनेट। सो इंटरनेट को यूज करते हुए, इन मुख्तलिफ स्टेप्स को इन्वॉल्व करते हुए एक सिक्योर ट्रांजैक्शन प्लेस कर दी गई है। आप यहां पे नोट कर सकते हैं कि ढेर सारी एंटिटीज इन्वॉल्व हैं, ढेर सारे पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व हैं, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी इन्वॉल्व है, सर्टिफिकेट इन्वॉल्व हैं, इन सिमेट्रिक कीज इन्वॉल्व हैं, पब्लिक सिमेट्रिक की इन्वॉल्व है, इसके अलावा डुअल सिग्नेचर्स हैं, मैसेज डाइजेस्ट है, पेमेंट इंफॉर्मेशन है, ऑर्डरिंग इंफॉर्मेशन है, ऑर्डरिंग इंफॉर्मेशन का मैसेज डाइजेस्ट है, पेमेंट इंफॉर्मेशन का मैसेज डाइजेस्ट है। ये सारी की सारी चीज़ें, और इसके अलावा ढेर सारी चीज़ें जो हमने अभी पढ़ी हैं, ये सारी की सारी चीज़ें इस ओवरऑल इस पूरे ट्रांजैक्शन के प्रोसेस को सिक्योर कर रही हैं। हर एंटिटी दूसरी एंटिटी के अगेंस्ट सिक्योर फील कर रही है, और हर एंटिटी को दूसरी एंटिटी से अब कोई खतरा नहीं है, और सेफली और सिक्योरली ये ट्रांजैक्शन प्लेस कर दी जाती है। जिस तरह हमने शुरू में बात की कि मर्चेंट को सिक्योर करना है कि कहीं कार्ड होल्डर जो है वो फेक फ्रॉडुलेंट ना हो। कार्ड होल्डर को और कस्टमर को इंश्योर करना है कि मर्चेंट जो है कहीं ऐसा ना हो कि पेमेंट कार्ड इंफॉर्मेशन लेके ऑर्डर प्लेस ना करे और कहीं वो फ्रॉडुलेंट ना हो। ठीक है, बैंकर इंश्योर करता है, बैंक इंश्योर करता है कि इसके अकाउंट में सफिशिएंट पैसे हैं, पेमेंट गेटवे इंश्योर करता है मर्चेंट को भी और राब्ता करता है बैंक से। ये सारी की सारी एंटिटीज इन्वॉल्व हैं, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और आपस में एक दूसरे के साथ ट्रस्ट बिल्ड करने के बाद ही ओवरऑल ये एक सिक्योर ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है। और इन सारे स्टेप्स में, इन सारी प्रोटोकॉल्स और जो एल्गोरिदम्स और जो प्रोसीजर्स फॉलो किए जा रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी अटैक के चांसेस बहुत मिनिमल हो जाते हैं। फ्रॉडुलेंट और मलिशियस एक्टिविटी के चांसेस ऑटोमेटिकली बड़े
रिड्यूस हो गए हैं क्योंकि आपने इतनी ढेर सारी सेफ्टी मेजर्स अप्लाई किए हैं। सो यही तरीका है डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व होकर डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करते हुए, डिफरेंट इंक्रिप्शन स्कीम्स को यूज करते हुए ही एट द एंड एक सिक्योर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। सो हमने देखा कि एक सेफली और सिक्योरली किस तरीके से इंटरनेट को यूज करते हुए या घर पे कंप्यूटर की स्क्रीन पे बैठे हुए ट्रांजैक्शन की जा सकती है। इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि आपने घर बैठे हुए अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को यूज करते हुए या अपने अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन को यूज करते हुए आपने ऑर्डर प्लेस किया, आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ा, आपको इवन अपने पॉकेट से पैसे निकालने भी नहीं पड़े और ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली होती गई, सेफली होती गई, मर्चेंट को पैसे मिल गए, कुछ दिन बाद आपको ऑर्डर डिलीवर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ओवरऑल हम देख सकते हैं कि सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन सारे पार्टिसिपेंट्स को कैसे सेफली और सिक्योरली ट्रांजैक्शंस करने का तरीका प्रोवाइड करता है। इसके बाद प्रोसीड करते हैं सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन के ओवरहेड्स पर। याद रखिएगा कि हर चीज के ओवरहेड्स होते हैं। ठीक है, आपने सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन में ये आपने देख लिया कि सेफली और सिक्योरली ट्रांजैक्शंस हो गई हैं। ठीक है, लेकिन ये इतना आसानी से नहीं हुआ, इसमें ढेर सारे स्टेप्स, ढेर सारे मैसेजेस एक्सचेंज, ढेर सारे प्रोटोकॉल्स इन्वॉल्व थे और ये चीजें इन्वॉल्व होने के बाद सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुई है। सो दुनिया में हर चीज का ट्रेड ऑफ है। जब आप कोई चीज गेन कर रहे हैं तो दूसरी साइड पे आप कोई चीज लूज कर रहे होते हैं या आप उस पर कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं। अर्लियर लेक्चर्स याद करें जिसमें हमने बात की थी कि सिक्योरिटी इज टू मच सिक्योरिटी गुड। हमने ये बात की थी कि आप जब बहुत ज्यादा सिक्योरिटी की तरफ चले जाएंगे तो फिर ईज ऑफ यूज कम हो जाता है। और इसकी एग्जांपल हमने ये दी थी कि आप इमेजिन करें कि आप फेसबुक का अकाउंट, फेसबुक का पासवर्ड आप हर रोज चेंज कर रहे हो, कम से कम वो पासवर्ड 15 कैरेक्टर्स लॉन्ग हो और आप वो पासवर्ड हर रोज चेंज करें। अब सेफ्टी और सिक्योरिटी तो आपने बढ़ा दी लेकिन ईज ऑफ यूज आपने बहुत कम कर दिया क्योंकि हर यूजर के लिए 15 कैरेक्टर्स का कम से कम एक पासवर्ड और हर रोज एक नया पासवर्ड क्रिएट करना और उसको याद रखना मुश्किल है। ठीक है, सो इज टू मच सिक्योरिटी गुड। ठीक है, तो यहां पर सिक्योरिटी और यहां पे उसका ईज ऑफ यूज है, तो ट्रेड ऑफ है। यहां पे भी हम यही बात कर रहे हैं कि सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन तो हो गई, मर्चेंट भी खुश, कस्टमर भी खुश, बैंकर भी खुश, इश्यूअर भी खुश, सारी पार्टीज हैप्पीली इसमें शामिल हैं, लेकिन पीछे ओवरहेड्स हैं। वो ओवरहेड्स क्या हैं, आइए उन ओवरहेड्स को देखते हैं। सबसे पहले तो यह है कि 4 मैसेजेस बिटवीन मर्चेंट एंड कस्टमर एक्सचेंज होते हैं। हमने ये देखा है कि आपके जब भी कोई कस्टमर कोई ऑर्डर प्लेस करता है तो ऐसा नहीं है कि सिंपली कोई ऑर्डर प्लेस कर दिया और वो ऑर्डर सक्सेसफुल हो जाता है, बल्कि मर्चेंट और कस्टमर के दरमियान 4 मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, वो स्टेप याद रखें जो हमने डिस्कस किए थे कि एक रिक्वेस्ट जाती है, फिर रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, फिर पेमेंट इंफॉर्मेशन जाती है, ऑर्डरिंग इंफॉर्मेशन जाती है। सो 4 किस्म के मैसेजेस सिर्फ एक्सचेंज हुए हैं कस्टमर के दरमियान और मर्चेंट के दरमियान। तो कस्टमर और मर्चेंट के दरमियान 4 मैसेजेस यहां पर एक्सचेंज हुए। इसके अलावा 2 मैसेजेस बिटवीन मर्चेंट एंड पेमेंट गेटवे। इस ओवरऑल प्रोसेस में 2 मजीद मैसेजेस इस मर्चेंट और पेमेंट गेटवे के दरमियान एक्सचेंज हो रहे हैं। इसके अलावा क्या हो रहा है, 6 डिजिटल सिग्नेचर्स इसमें शामिल हैं। कस्टमर का सिग्नेचर, मर्चेंट का सिग्नेचर, डुअल सिग्नेचर्स, और इसके अलावा मुख्तलिफ तरीकों से जब भी आप मैसेजेस एक्सचेंज कर रहे हैं, एक मैसेज जाते हुए, रिक्वेस्ट करते हुए सिग्नेचर, उसका रिस्पॉन्स आते हुए सिग्नेचर, ठीक है, बैंक का सिग्नेचर, ये सारी चीजें इसमें शामिल हैं। सो इसमें 6 डिजिटल सिग्नेचर्स शामिल हैं। इसके अलावा इसमें 9 राउंड्स ऑफ एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन शामिल हैं। मतलब 9 दफा कौन सी इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, आरएसए की इंक्रिप्शन इसमें 9 दफा शामिल है। 9 मुख्तलिफ स्टेप्स में या 9 मुख्तलिफ राउंड्स में आरएसए की इंक्रिप्शन हो रही है।
ठीक है, कहीं पे इनक्रिप्ट हो रहा है, कहीं पे डिक्रिप्ट हो रहा है, कहीं पे दोबारा इनक्रिप्ट हो रहा है। सो 9 डिफरेंट, मतलब हम ओवरऑल बात करें, हम सिर्फ कस्टमर की साइड पर या मर्चेंट की साइड पर बात नहीं कर रहे, बल्कि इस ओवरऑल जो सारे पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व थे, ठीक है, तो इस ओवरऑल प्रोसेस में RSA के 9 राउंड्स शामिल हैं इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के। इसके अलावा इसमें डाटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड के 4 राउंड शामिल हैं। RSA की इनक्रिप्शन भी हो रही है और इसमें DS की भी इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन हो रही है, ठीक है। सो आप ये कहें कि 13 प्रोसेसेस तो इसमें सिर्फ इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के शामिल हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या हो रहा है, 4 सर्टिफिकेट वेरिफिकेशंस, कस्टमर का सर्टिफिकेट मर्चेंट को जा रहा है, मर्चेंट का सर्टिफिकेट कस्टमर को आ रहा है, इसी तरह और बाकी 2 सर्टिफिकेट्स। तो हर सर्टिफिकेट को वेरीफाई करना, ठीक है, ये भी जरूरी है और ये भी इसमें शामिल है। सो 4 सर्टिफिकेट वेरिफिकेशंस इसमें शामिल हैं। और लास्टली इसमें जो एक और ओवरहेड है वो है मल्टीपल सर्वर्स नीड कॉपीज ऑफ ऑल सर्टिफिकेट्स। आप किसी एक सर्वर पर डिपेंड नहीं है, इधर बैंक का सर्वर भी शामिल है, इधर पेमेंट इंफॉर्मेशन का सर्वर भी शामिल है, इधर सर्टिफिकेशन अथॉरिटी का सर्वर भी शामिल है, ठीक है। मर्चेंट ने, हो सकता है अगर वो एक बड़ा मर्चेंट है तो उसने भी अपना कोई सर्वर रखा हो। सो हर सर्वर पर इन सर्टिफिकेट्स की कॉपी जाती है और वो सर्टिफिकेट की कॉपी लोकली स्टोर भी हो सकती है। सो इन सर्टिफिकेट्स की कॉपी को रिसीव करना, स्टोर करना, लेटर ऑन इसको प्रोसेस करना, ये सारे ओवरहेड्स इसमें शामिल है। इन सारे ओवरहेड्स के बाद ही हमें एक सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन मिलती है। सो टू कंक्लूड ये कि सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन में डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व हैं और डिफरेंट एंटिटीज इन्वॉल्व हैं और डिफरेंट प्रोसेसेस, एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, प्रोसीजर, स्टेप्स को फॉलो करते हुए एक ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होती है, कंप्लीट होती है और सेफली एंड सिक्योरली कंप्लीट होती है। सो वी कैन नॉट इग्नोर दीज ओवरहेड्स, ये ओवरहेड्स शामिल हैं, ठीक है। अब मैसेजेस का एक्सचेंज होना एक ओवरहेड है, इसी तरह डिफरेंट राउंड्स ऑफ एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जो होंगे ये भी एक ओवरहेड है। लेकिन इन ओवरहेड्स ने हमें अल्टीमेटली फायदा क्या दिया? फायदा हमें यह दिया कि आपकी ओवरऑल ट्रांजैक्शन सिक्योर हो गई है। अगर इन्हीं अब आप देख सकते हैं कि ये बैलेंस्ड है। अगर ये 9 RSA एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन साइकिल्स के बजाय ये 19 राउंड्स हो जाएं, सो फिर डिले बढ़ जाएंगे, फिर और मसले मसाइल शुरू हो जाएंगे। सो इस पर्टिकुलर सेट के केस में ये बैलेंस है, ईज ऑफ यूज के दरमियान, डिले के दरमियान, रिस्पॉन्सिवनेस के दरमियान और सिक्योरिटी के दरमियान, ये दोनों चीजें बैलेंस है। आप चाहें तो इससे मजीद सिक्योरिटी भी अचीव कर सकते हैं। आप 9 RSA राउंड्स के बजाय, जैसे मैंने कहा, 19 राउंड्स ले आए। आप 4 DS एनक्रिप्शन के बजाय आप 10 DS एनक्रिप्शन ले आए, ठीक है। लेकिन फिर क्या होगा? सिक्योरिटी तो आपने और भी अचीव कर ली, लेकिन फिर ईज ऑफ यूज उसमें मसले आएंगे। इसके अलावा फिर डिलेज बढ़ेंगे, इसके अलावा रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो स्लो हो जाएगी, ठीक है। सो आपको बड़ा केयरफुली डिसाइड करना पड़ता है कि कितनी सिक्योरिटी और कितना ऑपरेशनल या कितना यूजफुलनेस इसमें होनी चाहिए। So that was the end of today's lecture. Let us proceed to the summary. So in today's lecture, we talked about secure electronic transaction in detail, and we have seen different participants that are involved in it. We have also seen the salient features which SET provides, for example, confidentiality of the order, integrity of the order, authorization of the cardholder's account, authorization of merchant to customer, and authorization of customer to merchant. So these are all the salient features that are provided by secure electronic transaction. And we have seen that what it takes to make a successful and secure transaction. So how payment information is received by the merchant and then forwarded to the payment gateway, which then forwards this particular information to the issuer or to the customer bank.
So all these steps are involved, and ultimately this results in a secure electronic transaction. So this was the summary of today's lecture. Here are the contents for next lecture. In next lecture, we are going towards the last part of the course. This is going to be the last part of the course, and we will see some of the main concepts that we'll discuss here, like we will be discussing internet security, how to ensure that the data that is downloaded or uploaded to the internet is safe and is secure, how different types of internet worms can affect your communication, and how to use different tools and techniques to protect data during the transmission over the internet. So all these details will form part of our last part. So inshallah we will discuss these particular topics, and specifically some internet security protocols such as HTTPS and SSH will also be discussed in our next lectures. I hope you enjoyed today's lecture. I'll see you with more details and with last part of the course in next lecture. So until then, bye for now and Allah Hafiz.